हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इस पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं। इस पाठ में नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है तथा हिमालय नदियों के पिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। उत्तर है, नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रेयसी का अर्थ है प्रेमिका। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनती हैं। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब अपने भूगोल में पढ़ चुके हैं कि नदियों का निर्माण हिमालय पर्वत पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से होता है। इसी के बारे में इस पाठ में विस्तार से बताया गया है कि सभी नदियाँ या उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ जो हैं उनका निर्माण हिमालय पर्वत पर जो जमी हुई बर्फ़ है उसके पिघलने से ही होता है। इसलिए नदियों को बेटियां तथा हिमालय पर्वत को उनका पिता कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर है, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेतीबाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गांवों और शहर की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों आदि के लिए भी नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। जिस प्रकार माता हमारा पालन पोषण करती है, हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को देखती है और उन्हें पूरा करती है, इसी प्रकार नदियों ने भी हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं और हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी का अर्थ है बहुत अधिक तारीफ की है। हमारा अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। उत्तर है, 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता आ गई है, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता भी अब समाप्त हो चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है। उत्तर है, लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में यह विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के विषय में कोई विशेष स्थान नहीं थे, तो हिमालय के हृदय से निकली करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी दो धाराएं हैं जो बूंद बूंद से
बूंद बूंद के एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हुई हैं। कहने का भाव यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां भी हिमालय पर्वत पर जमी हुई बर्फ के पिघलने से ही बनी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर है, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई हैं कि ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी है। इनका स्वरूप विशाल और वृहत है। इनकी सुंदरता इतनी लुभावनी है कि समुद्र भी पर्वतराज की इन दोनों बेटियों का हाथ संभालने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए तथा बताइए कि लेखक ने उनके अस्तित्व के विषय में क्या विचार किया है। उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। ये सभी प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। लेखक का विचार है कि इन नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये वास्तव में हिमालय की कृपा के पात्र हैं, जिसके पिघले हुए दिल की ये बूंदें हैं। ये बूंदें एकत्रित होकर नदी का आकार ले लेती हैं और समुद्र की ओर बहती हुई अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। निष्कर्ष में लेखक का विचार है कि हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से ही इन नदियों का उद्गम होता है, इसलिए हिमालय के बिना नदियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इस पाठ का उद्देश्य लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तित होने वाले पल के रूप से परिचित करवाना है। यानी नदियों का जो रूप है वो पल प्रतिपल या स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां व सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी वृहत विशाल नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं, इसलिए इन्हें महानदी भी कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।